जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से जारी रख रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस करंट अफेयर क्लास नोट्स में, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ जो अपने ही आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है मित्रों, जिसने भारत के लिए बहुत कुछ किया है ना मित्रों। तो उस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ आपको एक फोटो दिखाऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक है मित्रों, तो आइए और शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर क्लास नोट्स की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नई जानकारी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके प्रति साझा करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि परमाणु परीक्षण दिवस तो होता चाहिए, लेकिन परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये क्या है। तो सबसे पहले जो विश्व में परमाणु परीक्षण किया गया था वो मैक्सिको से किया गया था, और ये किया था अमेरिका ने 1945 में। लगभग जुलाई 1945 में इसका परीक्षण किया गया और इसका नाम रखा गया था ट्रिनिटी। क्या रखा गया था मित्रों? ट्रिनिटी। उसके बाद तो आपको बताइए कि जो जापान के द्वारा अमेरिका की सेना पर हमला किया गया, तो उसके बदले में अमेरिकी सेना ने क्या किया था मित्रों? तो परमाणु हमला कर दिया जापान के ऊपर। और जापान के ऊपर कब? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला कर दिया गया। 1945 में जापान पर हमला कर दिया गया। और जब जापान पर हमला कर दिया गया मित्रों, तो एक स्थान है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कजाकिस्तान का वो स्थान है सेमीपोलिस्ट। कौन से मित्रों? सेमीपोलिस्टिक। यहाँ से परमाणु परीक्षण किए जाते थे, और जब ये जो परीक्षण किया गया था मित्रों, तो उसी के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया, और तभी से हम क्या बना रहे हैं? तो प्रत्येक 29 अगस्त को हम परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। इसकी घोषणा 1991 में, यानी 29 अगस्त 1991 यूएन महासभा के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। वैसे ही अगर आपको बताऊं कि भारत में अभी 2 परीक्षण हुए हैं, परमाणु परीक्षण। ये कब हुए थे? तो अंतर्राष्ट्रीय स्माइलिंग बुद्धा, आपका ना ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को ये किया गया था। पोखरण राजस्थान से इसे किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन शक्ति, ये दूसरा मालूम परमाणु परीक्षण था, और 11 मई 1998 को ये पोखरण राजस्थान से किया गया था। आप सभी को पता है 11 मई को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस, या राष्ट्रीय, आप सभी को बताया, प्राधिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अब बात आई है परमाणु की, तो कुछ परमाणु संयंत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपके सामने साझा करने की कोशिश की है। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको पता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र स्टेशन कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। केगा ये कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कलपक्कम आप सभी लोग जानते हैं ये भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की एक सूची थी जो मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर चैनल पर विश्वास बन चुका हो, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाती हैं, तो ऐसे चैनलों को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आएगा विराट कोहली वाला। उस विराट कोहली वाले क्वेश्चन में क्रिकेट से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूंगा। और देखना, आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा। तो आप उस क्वेश्चन का इंतजार जरूर करिएगा और उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है लिथोई चमनबम ये कौन है? तो लिथोई चनबम ये आप सभी को बताना चाहिए, एक जूडो की खिलाड़ी हैं, और मात्र 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने जूडो कैडेट विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, ब्राज़ील को हराकर। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक जूडो कैडेट विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गया है? गोल्ड मेडल भारत पहली बार जीत चुका है। ठीक है, ऐसे आपको पता है, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था लुसाने डायमंड। तो लुसाने डायमंड लीग 2022 को किसने जीता है? तो ये जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा 7 अगस्त 2000
2021 में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया था टोक्यो ओलंपिक में। और ये किससे संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से ये संबंधित है और इन्हीं ने हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 को जीत लिया है। अब आप सभी को पता होना चाहिए डायमंड तो एक खेल का मैदान है, उसे डायमंड के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नहीं पता है तो जान लीजिए। डायमंड जो होता है आप सभी को पता है एक खेल होता है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है जिसका नाम है बेसबॉल। उस बेसबॉल का जो ग्राउंड होता है उसे क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेबी को बेस पसंद है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि पहले बेबी को क्या पसंद था? बेस पसंद था, लेकिन अब क्या पसंद है? डायमंड। तो आप इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब कुछ पुरस्कार देख लीजिए। पहले भी मैं कई सारे आप सभी को क्या करा चुका हूँ मित्रों, ये करा चुका हूँ, लेकिन पुनः से एक बार रिवीजन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 इस पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा था? जैन यूनिवर्सिटी, इसने 32 पदक जीते थे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सोनी ओ सुलिवन ने इसे जीता था। T20 अर्धशतक सबसे ज़्यादा किसने लगाए हैं? तो डेविड वार्नर ने। 24वें मूक ओलंपिक ये कहाँ पर हुए थे? ब्राज़ील में, और इसमें भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। थॉमस कप 2022 ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। इंडोनेशिया इसमें हार गया और भारत इसमें जीत गया। इटालियन कप 2022 तो ये किसने जीता? इंटर मिलान ने। यूवेंटस इसमें हार गया। फोर्ब्स हाई स्टेटस एथलीट 2022 की लिस्ट में लियोनेल मेसी टॉपर हैं। उबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है और चीन इसमें हार गया। नेक्स्ट डेफ ओलंपिक 2022 पदक तालिका में 9वें स्थान पर कौन है? अपना भारत है, जिसने 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीते थे। और वहीं पर पहले स्थान पर कौन है? यूक्रेन। 12वीं राष्ट्रीय सीनियर हॉकी महिला का खिताब किसने जीता है? ये उड़ीसा ने जीता है। इटालियन ओपन ये टेनिस का एक ओपन है, नोवाक जोकोविक ने जीता है पुरुष में, और ईगा स्वियाटेक ने जीता है किसमें? महिला की श्रेणी में। नेक्स्ट विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें आप सभी को पता है स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत की 5वीं महिला बन चुकी हैं, निखत जरीन। ठीक है, इसी के साथ 12वीं सब जूनियर महिला हॉकी ये हरियाणा ने जीती है। इंग्लिश प्रीमियम लीग का खिताब मैनचेस्टर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप सभी को इस क्वेश्चन को देखना चाहिए और क्वेश्चन के जितने फैक्ट मैं आपको बताऊंगा वो भी आपको देखने चाहिए। ओणम उत्सव, तो ओणम उत्सव राजा महाबली की आने की खुशी में मनाया जाता है और आप सभी को बताना चाहिए इस त्यौहार में एक केले के पत्ते पर लगभग 26 प्रकार के आइटम रखे जाते हैं या 26 प्रकार के भोजों को रखा जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ये सितंबर माह के पहले पखवाड़े में इसका आयोजन किया जाता है और पहले पखवाड़े में ये इस बार 30 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य यानी लगभग 10 दिन तक ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत होता है तिरुओणम से। तिरुओणम ये कृषि का एक पर्व है, इससे इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात आई है केरल की, तो केरल में ही मनाया जाता है अट्टुकल पोंगल और त्रिशूरपुरम उत्सव। ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के ही हैं। अब आपको याद रहता है, कन्फ्यूजन रहते हैं, ओणम, तो ओणम तो हो गया केरल का, ठीक है, और पोंगल होता है आपका तमिलनाडु का। तो इसमें आपको कतई भी परेशान नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओणम केरल का होता है और तमिलनाडु होता है आपका पोंगल। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है कि तमिलनाडु में पोंगल होता है। अब आपको लगवाता हूँ सारे के सारे अपने उत्सव। देखिए मित्रों, नवरोज उत्सव, आप सभी को पता है नवरोज उत्सव इसे क्यों मनाते हैं? आप सभी को पता है नवरोज उत्सव पारसियों का एक नववर्ष है और यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में इसे शामिल भी किया गया है ना। तो 2009 में इसे शामिल किया गया था। नवरोज का होता है नया दिन, ठीक है, और ये पारसियों का नववर्ष होता है। आइए कुछ अन्य त्योहारों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे खारची उत्सव, ये कहाँ का है? त्रिपुरा का है। आम महोत्सव ये लखनऊ में मनाया जाता है। बैखोत्सव ये असम में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम मैंने बताया अभी आपको केरल में। कनुमा उत्सव ये आंध्र प्रदेश का है। केला उत्सव ये कुशीनगर का है। रज पर्व ये उड़ीसा का है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये आंध्र प्रदेश का। सिरुलिली महोत्सव ये मणिपुर का है। माधवपुर गैंड मेला ये गुजरात में लगता है। अरवहल ये जम्मू कश्मीर का है। हरेला ये उत्तराखंड का है और हरेली ये छत्तीसगढ़ का है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है लोसर ये लद्दाख का है। लोसार ये हिमाचल प्रदेश का है और लोसांग ये आपका है सिक्किम का। ठीक है, इसी प्रकार से हॉर्नबिल आपको याद रखना है, ये नागालैंड का है। कहाँ का है मित्रों? नागालैंड का है। तो ये सारे आपके उत्सव थे जो मैंने आपके सामने रखे। आशा करता हूँ आपको ये पूरे के पूरे पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर यदि आप नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्पार्म। कौन सा मित्रों? स्पार्म। और ये SWARM क्या है? तो ये एक ड्रोन सिस्टम है, यानी इसमें बहुत सारे मल्टी टाइप के आपके क्या होंगे? ड्रोन होंगे जो
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होंगे। यानी जितने भी कार्य होंगे ये अपनी समझ से कर लेंगे, किस पर, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ये आधारित हैं, यानी अपने जितने भी काम होंगे स्वयं कर लेंगे। और इसे स्टार्ट क्यों किया गया है, तो भारत और चीन की सीमा पर इसे तैनात किया जाएगा, क्योंकि भारत जो कि LOC पड़ता है, आए दिन चीन यहाँ पर अपनी हरकतें करते हुए नजर आ रहा है, इस वजह से इसकी तैनाती की गई है और भारतीय सेना में से शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको रखना है। ड्रोन आपको बताइए क्या होता है, ये विमान, मानव रहित विमान होता है ड्रोन। ठीक है, और ड्रोन आपको पता है एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम, ये किसके पास है, ये इजराइल के पास है और इसका नाम क्या है, आयरन डोम। इसी प्रकार से इसने इसे भारत को दे दिया, तो भारत ने इसका नाम रख दिया इंद्रजाल। क्या रख दिया मित्रों, इंद्रजाल। ये भी क्या है, आप सभी को याद होना चाहिए, एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। इसी प्रकार से आपको पता है एक टाइगर प्रोजेक्ट चला गया था, चीता प्रोजेक्ट चला गया था, माफ करना, चीता प्रोजेक्ट। तो ये भी चीन से लड़ने के लिए लगाया गया था और इसमें भी ड्रोनों को स्थापित किया गया था। ऐसे आपको पता है ड्रोन की बात आई है तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो जितने भी हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं यहाँ से ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन को ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी मैं आप सभी को बता रहा था, आप सभी को जरूर देखना है और आपको मिलवाऊंगा अटल बिहारी जी से। अटल बिहारी जी के बारे में बहुत अच्छी बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके बारे में बहुत खास बात है। क्वेश्चन हमारा 5 कि 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन, तो आ फॉर अटल और आ फॉर अहमदाबाद, ये क्या हो गया, हमारा अटल ब्रिज का शुभारंभ या इसका उद्घाटन हो गया है। और किसके द्वारा किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्यों किया गया है, तो साबरमती नदी को पार करने के लिए इसे किया गया है। इसमें पैदल यात्री और छोटी मोटर वाहन, यानी जैसे अपनी गाड़ी और पैदल चाल वाले, साइकिल चाल वाले व्यक्ति इसे पार कर सकेंगे, यानी बड़े वाहनों के लिए और बाहरी वाहनों के लिए नहीं है। ये इसकी जो थीम रखी गई है वो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो गुजरात में मनाया जाता है, सबसे बड़ा त्यौहार जो पतंग महोत्सव मनाया जाता है गुजरात में ही मनाया जाता है, इसी के आधार पर इसका थीम रखा गया है। तो एकदम ऐसा बनेगा जैसे मान लीजिए पतंग उड़ रही हो। ये सारी बातें हमने जान ली किसके बारे में, इस ब्रिज के बारे में। अब जानते हैं अपने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के बारे में। तो आप सभी को पता है मित्रों, देखिए सबसे पहले ये 16 मई 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो अटल बिहारी थे। इसी के बाद 19 मार्च 1998 में ये 13 महीने के लिए क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद 10 अक्टूबर 1999 के लिए भी ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 4 अक्टूबर 1977 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 अक्टूबर 1977 में UN महासभा में इन्होंने हिंदी में संबोधन किया था। UN महासभा आप सभी लोग जानते हैं UNO का एक अंग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसका, इसी में इन्होंने हिंदी में संबोधन किया था। देख रहे हैं यहाँ पर सरकार किसी और की है, लेकिन फिर भी संबोधन करने के लिए किसको बुलाया गया है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया गया है। तो आइए जानते हैं इनके कार्यकाल के बारे में और कुछ बातें। जैसे दिल्ली लाहौर बस सेवा किसने स्टार्ट की थी, अटल बिहारी जी ने। प्रथम ग्राम सड़क योजना किसने स्टार्ट चलाई, तो ये भी 25 दिसंबर 2000 को चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1998 में, 11 मई 1998 में। जो माफ करना, ये द्वितीय वाला है, यहाँ द्वितीय कर लिए, परमाणु परीक्षण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और 86वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 2002, यहाँ 2002 कर लीजिए। एजुकेशन को आर्टिकल 21A में शामिल किया गया और कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों तक शिक्षा अनिवार्य रखी जाए। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण कार्य किसने किए, अटल बिहारी जी के कार्यकाल में किए गए थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। जन्म स्थान था ग्वालियर मध्य प्रदेश और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को। मृत्यु का स्थान था एम्स दिल्ली, है ना, आप सभी को याद रखना है। तो ये सारी बातें हमने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानी। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत के लिए, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हो कुछ भी राह नहीं ठानूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको जानना है। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास। टॉय क्लस्टर के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो टॉय में तो आप जानते हैं खिलौने, और क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ यूनिट्स, यानी जो हमारा
ग्रुप होता है वो किसका, इकाइयों का ग्रुप, इसी को क्लस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी इकाई लगाएंगी जो हमारे खिलौने बनाएंगी। और कहाँ पर, ये मध्य भारत का है पहला, तो मध्य में कौन है हमारा, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कौन बनाएगा, इंदौर। ठीक है, यहाँ पर लगभग 2000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 80 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है टॉय क्लस्टर के लिए। हालांकि ऐसा पहला टॉय क्लस्टर पहले भी खुल चुका था और इसका नाम था कोप्पल टॉय क्लस्टर, ये कर्नाटक में खोला गया था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया गया था मित्रों, तो खिलौने बनाने के लिए इसको स्थापित किया जाता है। अब जान लेते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन, जैसे कि पहला ई कचरा इको पार्क, ये दिल्ली में खोला गया था। पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई ब्लू क्रॉस के द्वारा। पहली गाय एम्बुलेंस ये डिब्रूगढ़ में असम। और पहला विश्व शांति केंद्र ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको क्रिकेट संबंधित सभी फॉर्मेट और क्रिकेट संबंधित जितने भी अवार्ड हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक खेलने वाले पहले भारतीय, तो 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। आप सभी को पता है कि एशिया कप का आयोजन चल रहा है और इसी एशिया कप के आयोजन में जब पाकिस्तान और इंडिया के मध्य एक मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान को उसके मुंह की खानी पड़ी, तो तभी 2 रिकॉर्ड तोड़े थे भारत के लोगों ने, भारत के खिलाड़ियों ने। भारत के खिलाड़ी हैं जिनमें विराट कोहली, इन्होंने 100 से अधिक तीनों फॉर्मेट में मैच अपने हासिल किए। वहीं पर T20 में सर्वाधिक रन जो बना दिए वो अपने रोहित शर्मा ने 3500 रन यहाँ पर पूरे कर लिए। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि भारत में ये पहले स्थान पर है। 100 से अधिक सभी तीनों फॉर्मेट यानी अपना T20, वनडे और टेस्ट, इन तीनों में 100 से अधिक मैच किसने खेले हैं, विराट कोहली ने। ये भारतीय हैं और विश्व में ये दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो ये है रॉस टेलर। कौन है मित्रों, रॉस टेलर। अब जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन है ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन है, स्मृति मंदाना। ये 2018 में भी ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही थी, लेकिन 2021 की भी हैं। पहली महिला खिलाड़ी ये 2 बार रही हैं और विश्व में ही 2nd स्थान पर है। ठीक है, विश्व में पहली कौन है, तो एलिसा पेरी, ये 2 बार रही हैं ये भी। नेक्स्ट आपके सामने विश्व की टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मेल कौन है, तो ये है जो रूट। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, बाबर आजम। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में कौन है, मोहम्मद रिजवान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, तो मिताली राज को। आप सभी को पता है ये मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। 5 खिलाड़ी मतलब 5 खिलाड़ी हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, इनको दिया गया है। सबसे पहले दिया गया था 1997 में सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, किसे दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। ठीक है, इसके बाद दिया गया था आपका विराट कोहली को। विराट कोहली को 2018 में दिया गया था। और इसके बाद रोहित शर्मा को दिया गया 2020 में। और 2021 में किसे दिया गया है, तो मिताली राज को। और मिताली राज पहली महिला हैं क्रिकेटर जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उन 5 क्रिकेटरों के नाम याद रखने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और मिताली राज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ UFA के वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं। तो हाल ही में ये जो फुटबॉल अपना जो महासंघ है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। ये कौन सा है, करीम बेंजेमा। और महिलाओं में किसे चुना गया है, तो अलेक्सिया पुटेलस को। भारत में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है, सुनील छेत्री। और महिलाओं में बात करें तो ये है मनीषा कल्याण। आप सभी को पता है, बात आई फुटबॉल की, तो फुटबॉल से संबंधित एक बेहतरीन सा कप है जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता है, तो केरल ने जीता है। और किसे हराकर, पश्चिम बंगाल को हराकर। फीफा की बात करें तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और फीफा 2026 का आयोजन भारत में नहीं होगा, ये होगा कहाँ पर मित्रों, 3 देशों में। 3 देश कौन कौन से हैं, तो कनाडा, मैक्सिको और आपका अमेरिका। जबकि 2022 का कहाँ पर आयोजन होगा, ये कतर दोहा में होगा। कहाँ पर मित्रों, कतर दोहा में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, ये आपके सामने फुटबॉल संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर होगा, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में। इसमें 20 टीम खेलेंगी और इसका 131वां संस्करण है। डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना कप है जो 1988 में पहली बार खेला गया था और हिमाचल प्रदेश में इसे स्टार्ट किया गया था। और विश्व का तीसरा सबसे पुराना आपका क्या है, ये फुटबॉल कप है। इसका नेम क्या था, किसके आधार पर रखा गया है, तो मॉन्टियर डूरंट के द्वारा, जो कि एक विदेश सचिव थे, इनके द्वारा रखा गया था। सर्वाधिक बार इसका विजेता कौन रहा है, 16 बार, मोहन बगान टीम।
सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री भारत में, और इसे ईडन ईस्ट बंगाल के द्वारा भी जीता गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको डूरंड कप से याद रखने। क्वेश्चन नंबर 9, पहला 3D मुद्रित डाकघर, तो ये कौन सा है? बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ पर? कर्नाटक में। इसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, यानी L&T कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। 25 लाख रुपए का इसमें खर्चा आएगा, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते कौन है? बिसवराज बोम्बई। ऐसे ही विनय समृद्धि योजना कहाँ से स्टार्ट की? कर्नाटक से। RBI का इनोवेशन हब कहाँ से स्टार्ट किया गया? बेंगलुरु से। दिशांक ऐप कर्नाटक से। डिजिटल वाटर बैंक ये भी कहाँ की थी? कर्नाटका की। और वुमेन @ वर्क कार्यक्रम, ये भी कार्यक्रम कहाँ का था? कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बना है दक्षिण कोरिया ने। 1970 में यहाँ पर प्रजनन दर लगभग 4.5% थी, जो कम होते होते 0.8% तक 0.80% तक हो गई है। यहाँ की प्रजनन प्रतिस्थापन दर कितनी है? तो ये है 2.1। ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया आप सभी को पता है, इसकी राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं योन सुक योल। इनका एक रॉकेट है नूरी रॉकेट, आप सभी को याद रखना है। और 38 डिग्री रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज की हमारी क्लास से आप सभी के लिए थे, और आशा करता हूँ आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर हैं जो तैयारी कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को आप साझा कर सकते हैं, उन्हें आप इस चैनल से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए मित्रों, आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और डेली करंट अफेयर के मजे लीजिए। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।